Hello everyone, this is Raju Divakar from New Sanitation Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 3, and the topic is MNCs, Joint Venture and Public Private Partnership. तो स्टार्ट करते हैं पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसे अदर नेम से भी जाना जाता है, जो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस. बेसिकली जो टर्म है मल्टीनेशनल, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, या ये किन शब्दों से मिलकर बना है, उसके बारे में बताते हैं आपको. मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज़ मल्टी एंड नेशनल. जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या मल्टीनेशनल वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मल्टी, दूसरा नेशनल. मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड नेशनल मीन्स होता है किसी कंट्री या कोई भी नेशन. सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज़. तो मल्टीनेशनल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है निकल के, कि मतलब ऐसी कंपनी से है जो मोर देन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है और रन कर रही है. ठीक है, आपने कंपनीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, क्लियर. सच अ कंपनी हैज़ ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज. जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनका जो होम क्वार्टर होता है अपनी उनके मेन कंट्री में होता है, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अदर कंट्रीज़ में होती हैं. वो इस तरीके से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं. और मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशन. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्हें अदर नेम से और जाना जाता है, जो है ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये थ्री टर्म्स हैं जिसे जो इसके अदर नेम हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन आवर कंट्री, जस्ट लाइक अ होम कंट्री. जैसे मान लो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसका जो होम क्वार्टर कहाँ होगा, उसकी खुद की कंट्री में होगा. एंड इट्स कैरी बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट कंट्री. मतलब जो होम क्वार्टर उसकी खुद की कंट्री में होगा, जैसे यूएसए कंट्री है, वो अपना जो उसका जो होम क्वार्टर कहाँ होगा, यूएसए में होगा. पर उस जो अदर बिजनेस करेगी, अदर कंट्रीज़ में बिजनेस करेगी जो यूएस है, जिस लाइक वो इंडिया में करे, चाइना में कर रही है, तो ये कंट्री उसके लिए क्या कहलाएंगे, होस्ट कंट्री कहलाएंगे. होम कंट्री मतलब जहाँ हमारा खुद का हेड क्वार्टर है, और होस्ट कंट्री जहाँ हम जाके बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री. ठीक है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, या इनकॉर्पोरेशन होता है, वो कहाँ होता है, उनकी होम कंट्री में होता है. जैसे यूएसए अपना बिजनेस कर रही है अदर कंट्रीज़ में, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा यूएसए में ही होगा. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एग्जांपल देख लेते हैं, कोको कोला, हुंडई, नाइक, रिबॉक. ठीक है, इसके बाद भी और भी हैं, जैसे सोनी है, एलजी है, सैमसंग है. क्लियर. और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के. अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उससे रिलेटेड, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है. ठीक है, यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं. मैं आपको एक डेफिनेशन डिस्कस कर देता हूँ. कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं. जैसे एक डेफिनेशन में डिस्कस कर देता हूँ. सेकेंड डेफिनेशन इज़ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ओन एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्री. मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी से है जो अपना बिजनेस को क्या करती है, मैनेज कर रही है. ठीक है, और उसका क्या कर रही है, ओनिंग कर रही है. ओनिंग मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, मैनेज कर रही है, और कहाँ कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में. क्लियर हो गया. एक डेफिनेशन और है, यूनाइटेड नेशंस कमीशंस के अकॉर्डिंग अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ अ कॉरपोरेशन विच ऑपरेट्स इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1 और मोर अदर कंट्रीज. मतलब क्या है, वो अपनी कंट्री को छोड़ के अदर कंट्रीज़ में जाकर बिजनेस कर रही है. अपनी कंट्री में तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो अदर कंट्री में जाके भी वो बिजनेस कर रही है. क्लियर. अब फीचर देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर, the first is gain size and use capital resources. The assets and sales of multinational companies are quite large. गेन साइज़ का मतलब क्या है, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं. ठीक है, और उनका जो कैपिटल रिसोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा होता है इस कंपनीज में. दिस कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि आपको पता है जब कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करेगी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ की नीड पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी. ठीक है, their operations are so used and sometimes their skills turnover exceed the gross national product of a developing country. मतलब क्या होता है, कुछ टाइम मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा जीडीपी, और एक वर्ड सुना होगा जीएनपी, जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, ये टर्म्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. तो बेसिकली क्या होता है, एक टाइम आता है कि मतलब जो उनका टोटल टर्नओवर होता है वो किसी डेवलपिंग कंट्री
का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, उससे भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल असेट्स ऑफ IBM जस्ट दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक्सिड्स $8 बिलियन। ठीक है, और मतलब कितना ज़्यादा, $8 बिलियन से भी ज़्यादा है उनका जो फिजिकल असेट्स है। IBM जो कंपनी है बहुत ही लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, now the next feature is centralized control. The branch of multinational companies spread in different countries are controlled and managed from the headquarter located in home country. जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका जो मेन होम क्वार्टर है, या हम बोल सकते हैं उनका घर कहाँ पर है, उनकी खुद की कंट्री में है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था USA का, पर उनकी जो ब्रांचेज स्प्रेड हो रही हैं अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, तो उनकी जो कंट्रोलिंग होती है कहाँ से होती है, होम कंट्री से होती है। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, वो होम कंट्री में बनाई जाएंगी और वही एप्लीकेबल होंगे जो भी उनकी ब्रांचेस हैं अदर कंट्रीज़ में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, वहाँ, और इसी के बेसिस पर उनका कंट्रोल होगा और मैनेजमेंट होगा। ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म बाय हेडक्वार्टर। जो भी हेडक्वार्टर पॉलिसी बनाएगा, रूल्स बनाएगा, उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा जो भी ब्रांचेस हैं जो अदर कंट्रीज़ में रन कर रही हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और ये कैसे फीचर्स हो सकता है MNCs कंपनी का। मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। मतलब बेटर से बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरा अदर कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं जो इनोवेटिव हो, और ठीक है, और दूसरा कैपिटल के बेसिस पर भी क्या हो, कम हो। जैसे मतलब कम से कम कैपिटल लगे और बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, तभी तो हम बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now the next feature is expansion of market territory. Due to its vast resources and excellent marketing skills, a multinational companies or corporation has access to international market. क्योंकि आपको पता है जो मैनेजरियल स्किल्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बहुत ही बेटर होती हैं। ठीक है, और दूसरा जो इनके असेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और रन कर सकती हैं। इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। और इसी कारण ये क्या है, ये अपने प्रोडक्ट हैं वो सेल कर सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और परचेज भी कर सकती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन 1 कंट्रीज़। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क करती हैं। इट हैज़ इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिस इन सेवरल कंट्रीज़। और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस होती हैं, ऑफिस होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज भी होती हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच एंड सब्सिडरी इन होस्ट कंट्री। और बेसिकली ये एक नेटवर्क के थ्रू वर्क करते हैं। जैसे होस्ट कंट्री हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वर्क कर रही हैं, और होम कंट्री मेन कंट्री है, तो वहाँ से कमांड मिलती रहती है इन सभी ब्रांचेस को। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ये एक टर्म है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं, जैसे बहुत सारी मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, और दूसरा मोनोपोली कंपटीशन होता है। ये टर्म है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। इसमें क्या होता है, ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब कुछ कंपनियां उनके हैंड में ही पावर होगी। ड्यू टू देयर गेन साइज द मल्टीनेशनल कंपनी ऑक्यूपाइज आर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। अब इनका साइज़ बड़ा होता है, पावर अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, मार्केट में अदर कंपनीज को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म टू एक्वायर यूज पावर। और क्या करती हैं ये कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी समटाइम्स जो बिग कंपनी होती हैं उन्हें क्या करती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, मतलब अपने साथ मिला लेती हैं, जिससे इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए, पावर इंक्रीज़ हो जाए और साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर्ड टाटा ऑयल मिल्स पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड टू इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर। हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, जो टाटा ऑयल मिल्स पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसे अपने में मिला लिया, मर्ज कर लिया एक तरह से। ठीक है, जिससे उनके जो मार्केट शेयर हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। दिस एंटरप्राइजेस हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट engage in tasks of developing new product and superior design of existing product। मतलब क्या है, ये कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनी वो टाइम टू टाइम क्या करती हैं, रिसर्च करती रहती हैं। और रिसर्च मतलब क्या है, जो पहले से सर्च हुआ है उसी के बारे में दोबारा से सर्च करना। जस्ट एग्जाम्पल, पहले मार्केट में कोई और प्रोडक्ट चल रहा था, अब उसकी सर्चिंग की जा रही है करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या कस्टमर का टेस्ट जो पहले था वो आज के टाइम पर है, उनकी जो लाइफ स्टाइल जो पहले थी वो आज के टाइम पर है।
अगर नहीं है तो क्या रीज़न है चेंज होने के, ठीक है, या क्या क्या ऐसे फोर्सेस हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च के थ्रू इन सभी रीजन को पता लगाया जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। जब सॉल्व किया जाता है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है इन सभी कंपनीज़ का। क्लियर हो गया। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ लिया एमएनसीज। अब एमएनसीज कंपनीज के बारे में एक केस स्टडी दी गई है जो कि रियल लाइफ केस स्टडी है। दैट इज सोनी लिमिटेड इज़ अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सोनी लिमिटेड है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक लीडर का रोल प्ले कर रही है। इट इज़ रजिस्टर्ड इन अ कंपनी, ठीक है, और ये क्या है, एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है एंड हैज़ इट्स बिजनेस ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका बिजनेस रन कर रहा है। इट्स हेड क्वार्टर इन जापान, दैट इज़ टोक्यो, और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, जापान में है। टू मैनेज इट्स ब्रांच एंड सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्रीज द कंपनी एम्प्लॉयज ट्रेंड एंड प्रोफेशनल मैनेजर। अब जो कंपनी है वो क्या करती है, कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, अपॉइंट करती है। दे ऑलवेज मेक श्योर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिमेन्स लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक। और ये हमेशा बेटर टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च आउट करती रहती है, क्योंकि आपको पता है जापान एक ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम क्या करती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करती रहती है। अब देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेम द टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज मेंशन इन अबव केसेस, ठीक है। अब क्या बताना, हम सबसे पहले हमें नेम बताना है। जो सोनी लिमिटेड कंपनी है वो बेसिकली किस टाइप की कंपनी है, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्योंकि यहाँ पर की सिचुएशन क्या थी, उसका जो होम क्वार्टर है वो कहाँ पर है, जापान में, और उसका बिजनेस उसी कंट्री में रन नहीं कर रहा, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसका जो बिजनेस है अदर कंट्रीज़ में भी रन कर रहा है। तो इसलिए ये कौन सी कंपनी हुई, मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज। सेकंड, स्टेट वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ सोनी इज़ लोकेटेड। तो हेड क्वार्टर मैंने आपको बताया था जापान में है, ठीक है, जापान में एक टोक्यो है, वहाँ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट टू बेनिफिट ऑफ सोनी मेंशन इन अवर पारा। तो बेसिकली कोई भी दो बेनिफिट बता सकते हो आप। तो फर्स्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे यहाँ क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, इससे जो भी वर्किंग पावर है वो इम्प्रूव हो सके। नाउ द नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इस सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसको कैसे अपग्रेड करना है अपनी कंपनीज में। तो ये केस स्टडी आपको इम्प्रूव हो गई होगी, मतलब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली केस स्टडी बेसिकली मोस्टली आंसर से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज़ जॉइंट वेंचर। नाम से क्लियर है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट मतलब जोड़ना और वेंचर मतलब कोई भी बिजनेस, ठीक है। तो वैन टू और मोर फर्म जॉइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइजेस देन इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक फर्म, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब मिलकर काम करना, ठीक है। द टू फर्म कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। और ये फर्म क्या करती हैं, अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं और जो मैनेजमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जॉइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म। आपने टर्म पढ़ा था पार्टनरशिप, इसमें क्या होता था कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलकर काम कर रहे थे, जिसे हम बोलते थे पार्टनर। तो ऐसे यहाँ भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है कि जॉइंट वेंचर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म। किसी भी दो फर्म के बीच में क्या है, एक पार्टनरशिप है, और ये दो या दो से ज़्यादा के बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं टू के बीच में ही होगा। फर्म ऑफ द सेम कंट्री एज वेल एज फर्म ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। सेम कंट्री की मतलब मान लो कोई एक कंट्री है, उसकी कोई दो फर्म आपस में मिलकर बिजनेस कर सकती हैं, या अदर कंट्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के भी की कोई दो फर्म आपस में मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर रही हैं, या मान लो इंडिया की कोई एक कंपनी है या फर्म है वो, और दूसरा यूएसए की है, तो वो आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही है। तो दोनों ही फॉर्म है जॉइंट वेंचर करने के तरीके। फॉर एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जॉइंट हैंडेड विद IPCOL are government enterprises to promote IPI टाटा स्पोनगेस आयरन लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है वो मर्ज हो गई थी IPCOL के साथ, ठीक है, जो कि ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी। क्लियर हो गया। एंड यामा मोटर कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिरला यामा लिमिटेड
मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। जैसे लिखा ना है मारुति कंपनी और सुजुकी कंपनी, कोई एक कंपनी नहीं है, जो दोनों अलग सेपरेट कंपनी है पर आपस में जॉइंट हो गए, इन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, इससे इन्होंने एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस बना लिया, जैसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स आर, फर्स्ट इज इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। इन जॉइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, enabling the company to grow and expand more quickly and efficiently। जो आपको पता है जब दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी जॉइंट हो जाएंगे, उनकी जो कैपिटल है वो भी जॉइंट हो जाएगी और उनकी जो कैपेसिटी है वो भी जॉइंट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेज और कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। और द नेक्स्ट फीचर इज एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। When a firm enter into joint venture, it can access new market. For example, when foreign company form joint venture in India, then they get access to vast India market. They can also take advantage of retail outlet in different local markets। जैसे जस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ क्या लगा, एक्सेस टू न्यू मार्केट, मतलब किसी न्यू मार्केट की सर्चिंग कर लेना। इंडिया की कोई एक फर्म है जो मतलब कोलैबोरेट कर रही है चाइना की किसी एक फर्म से, तो क्या हुआ, इंडिया और चाइना आपस में मर्ज हो गए, तो मतलब जो दोनों मार्केट हैं कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं इन अ न्यू फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रमोशन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सुपीरियर होगी, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। इट सेव्स ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो कहीं ना कहीं टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें वो कहीं ना कहीं बचेगा, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल बाय जॉइंट हैंड विद अ कंपनी ऑफ डेवलप्ड नेशन। इंडिया कंपनी कैन गेट बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इंडिया टाइम टू टाइम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट लेती रहती है, जिससे वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकें। अब जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्या है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मिल जा रहे हैं और एक न्यू फॉर्म को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक केस स्टडी आपको दी गई है। इन 2005 महिंद्रा एंड महिंद्रा हैड एन एग्रीमेंट विद रेनॉल्ट, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, रेनॉल्ट के साथ। ऑफ फ्रांस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रोड्यूस एंड कमर्शलाइज लोकल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक कंपनी है जो कहाँ की है, रेनॉल्ट, फ्रांस की है, और बेसिकली किसमें डील करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट इज़ अ 15:49 पार्टनरशिप बिटवीन महिंद्रा एंड रेनॉल्ट। और उनके बीच में जो पार्टनरशिप का जो रेशो डिसाइड हुआ, ठीक है, वो कितना था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 51 था और रेनॉल्ट का 49। द लोगन प्लांट एट नासिक है द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट पर ईयर। हर ईयर में कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की, 50,000। द मेन एम ऑफ टू कंपनी इज टू प्रोड्यूस नो फ्रिल लोकल कार, ठीक है, विथ क्लासीफाइड फीचर्स एट एन एग्रीगेसिव प्राइस। जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करने हैं। एंड लॉन्च दैम एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन मार्केट। और जो बेसिकली बनाई जा रही है किस मार्केट के लिए बनाई जा रही है, इंडियन मार्केट के लिए। रेनॉल्ट वांटेड टू इंक्रीज द ग्लोबल कार सेल्स बाय 80 लाख by year 2009 and they believe that this figure could be achieved by investing the Indian market। और जो रेनॉल्ट ने टारगेट डिसाइड क्या किया 8 लाख का 2009 में, और उसे बिलीव है कि ये टारगेट है कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा। और कब अचीव होगा, जब वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज बिटवीन टू कंपनी, डिफाइन इट। तो आपको सिंपल पता चल गया, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रेनॉल्ट है उनके आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक जॉइंट वेंचर हो रहा है, वो दोनों आपस में मिलकर बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको जस्ट एक टर्म लिखना था, एंटरप्राइज का नाम बताना था, कंपनी का नाम बताना था, ठीक है, या फॉर्म्स ऑफ जो भी है कंपनी, क्या था, बिजनेस का फॉर्म, वो है जॉइंट वेंचर। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज़ PPP। इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम से क्लियर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स। मतलब क्या है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी है या उनका रोल है, और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी रोल है। विच इज़ फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट कंपनी सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज कह सकते हैं या गवर्नमेंट, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से उनका दोनों का आपस में क्या हो रहा है, फंडिंग हो रही है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हो रही है। दिस स्कीम आर ऑल्सो रेफर्ड एज PQ, PPP एंड P3। ठीक है, तो इसी किसी भी टर्म में हम लिख सकते हैं, कभी भी एग्जाम में किसी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट डेवलपर एंड देन लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। मतलब एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है जिसकी फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कौन करा रहा है, प्राइवेट कंपनी करा रही है। द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज एन लैंडलॉर्ड एंड प्रोवाइड हाउस कीपिंग सर्विसेज एंड अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज वेयर हॉस्पिटल सर्विस आर प्रोवाइड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी। हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हो रही है। अगर हम इसकी बात करेंगे फीचर्स क्या हैं PPP के, तो बात करते हैं फर्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो नाम से ही क्लियर है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी इन विच दे प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड अ पब्लिक सर्विसेज एंड वियर फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। मतलब किसी भी तरीके के रिस्क को ये बियर करते हैं साथ में मिलकर। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इन सम टाइप ऑफ public private partnership, the cost of using services is borne by the users of services। मतलब जो सर्विस को यूज़ करेगा वो यूज़र्स उसकी कॉस्ट को बियर करेगा, एंड नॉट बाय टैक्स पेयर। ठीक है, और टैक्स पेयर उसे बॉर्न नहीं करेगा। एंड इन सम केसेस कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बॉर्न बाय होली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है, कुछ कॉस्ट को गवर्नमेंट शेयर कर रही है, कुछ कॉस्ट को जो कंज्यूमर है वो शेयर करेंगे। The next feature is provision of capital subsidy. A project that aim at creating public goods in infrastructure sectors. The government may provide a capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive टू द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टाइम क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती रहती है, जिससे ये अभी बिजनेस है वो क्या किया जाए, मोर अट्रैक्टिव किया जाए। इन सम केसेस गवर्नमेंट में प्रोवाइड रेवेन्यू सब्सिडी इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक और बाय प्रोवाइडिंग गारंटी एनुअल रेवेन्यू। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है कुछ टाइप की सब्सिडी या कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, जिससे ये कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पर्टेनिंग to high priority project and public welfare. PPP is suitable for high priority projects such as infrastructure sectors. PPP is used in a government project target at public welfare. एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। जैसे आपने सुना होगा जो दिल्ली मेट्रो पब्लिक कॉरपोरेशन है, ये किसके द्वारा बना गया है, ये कहीं ना कहीं जॉइंट हुए हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर, तब जाके ये प्रोजेक्ट बना है। और आपने देखा होगा जो रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो पुल का निर्माण किया जाता है, तो ये इसी तरीके से किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। Now the next is sharing of revenue. The revenue of PPP is shared between government and private sector enterprises in agreed ratio. जो भी रेशो डिसाइड हुआ है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बीच में और जो प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, उसके बेसिस पर ये रेशो को शेयर करते हैं। Now the next is problem with PPE. The main problem with PPP project is the private investor obtain a rate of return that was higher than the government bond rate. मतलब क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चार्ज करते हैं। ठीक है, और जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बॉन्ड्स की रेट है उससे कम होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बॉन्ड्स की रेट है वो कम है और जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है। ठीक है, इवन थ्रू मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बॉर्न बाय द पब्लिक सेक्टर। और समटाइम्स क्या होता है कि जो भी रिस्क होते हैं वो पब्लिक सेक्टर्स को बियर करने पड़ते हैं। क्लियर, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है PPP कॉन्सेप्ट में कि जो प्राइवेट सेक्टर वो अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के चांसेस करती है और अपना बेनिफिट या रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करती है। क्लियर, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझा दिए, दैट इज़ MNCs, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आपको इन तीनों टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। Thank you.